नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है। उस घोषणा पत्र के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें भी हैं और बहुत ही बकवास बातें भी हैं। तो सब बातों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और साथ ही जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने, जो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब जो हैं वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनके मुंह पे तमाचा जड़ा है। ये ओवैसी जो हैदराबाद की राजनीति के अंदर मदमस्त रहता है और वहीं पर नाचता रहता है, उसे ये सिखा दिया गया है इस बार कि अब आप ज्यादा दिन तक नाच नहीं पाएंगे। आपको जो नाच था, जो आप इतने सालों से अपना नाच वहां पे कर रहे हैं, ये नाच अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। माधवी लता जी को वहां से उतार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और माधवी लता ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतरकर जो काम किया है, वहां से अंदाजा लग जाता है कि माधवी लता भारतीय जनता पार्टी में आगे चलकर कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। उनके बोलने के जो स्वर हैं, उनके माथे का जो तेज है, उससे झलकता है कि वो एक प्रतिभाशाली महिला हैं। कल जब उनको एक प्रोग्राम में जब वो गई आपकी अदालत में, तो आपकी अदालत का प्रोग्राम आप भी देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने उस प्रोग्राम को स्पेशल तौर पर ट्वीट भी किया कि सभी लोगों को ये प्रोग्राम देखना चाहिए, आप भी वो प्रोग्राम देखिए। माधवी लता जो अपना बेहतरीन काम के लिए जानी जाती हैं, चैरिटी के लिए जानी जाती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रत्याशी बनाया और जब वो आपकी अदालत में पहुंची, तो उनके माथे को तेज को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी प्रतिभा कितनी ज्यादा है और उस प्रतिभा को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने पहचाना है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने उन्हें उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज भी दिया है कि बी टीम सी टीम सोचने वाले सोचते रहें, हम तो चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। तो माधवी लता का जो आपकी अदालत के अंदर जो शो था, उसके अंदर जो तेज था, जो बात करने का तरीका था, वहां से अंदाजा होता है कि कैसे वो महिला इतनी प्रतिभाशाली हैं, उनके अंदर इतनी ज्यादा तेज कहां से आया है। क्योंकि वो सच के साथ खड़ी होने वाली महिला है, सच बोलने वाली महिला है। चाहे मुसलमानों के प्रति बोलना हो, चाहे हिंदुओं के प्रति बोलना हो, उनकी बातों के अंदर बिल्कुल सहजपन था और ईमानदारी थी। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि रजत शर्मा उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। ये तो हमेशा ही जब रजत शर्मा ऐसा इंटरव्यू लेते हैं तो उस समय बहुत सारा ऐसा होता है कि रजत शर्मा हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार रजत शर्मा बौना साबित हुए हैं उस इंटरव्यू के अंदर। बड़ा कम होता है कि आपकी अदालत के अंदर एक घंटे के इंटरव्यूज ये चलते हैं आपकी अदालत के अंदर, लेकिन इस बार वो 1 घंटे से ज़्यादा के चले। तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखें। इसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र अपना सामने लाया है, उसके अंदर बहुत कुछ है कि हम सैनिटरी वर्कर्स को इंश्योरेंस देंगे। बहुत अच्छी बात है, छोटी छोटी बातें, बड़ी अच्छी बातें भी हैं। जो मुद्दे की बातें हैं, जिनके ऊपर जो है ध्यान जाता है, वो ये है कि हम जो है एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण और ज़्यादा बढ़ा देंगे। उनका कहना है जिसकी जितनी आबादी उतनी ही भागीदारी। उनका कहना है कि 70% आबादी भारत के अंदर जो है वो एसटी एससी ओबीसी की है, तो हम उस आरक्षण को बढ़ाएंगे, यानी हम आरक्षण को 70% कर देंगे। इनका कहने का मतलब साफ था। अब आरक्षण 70% कर दिया जाएगा, यानी काबिलियत के आधार पर कुछ नहीं होगा, सब रिजर्वेशन के हिसाब से होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, बिल्कुल डिटेल्ड टाइप। देश आगे बढ़ रहा है और ये कास्ट के सेंसस की बात कर रहे हैं। अब अंदाजा लगा के देख लीजिए कि किस तरीके की मानसिकता इन लोगों की हो गई है। जो बहुत बड़ा शगुफा लेकर आया था कास्ट सेंसस का नीतीश कुमार, वो उस कास्ट सेंसस को उठा के अपने ऊपर ही लेके घूम रहा है। आज तक उस कास्ट सेंसस का कुछ नहीं हो पाया और लोगों का मुझे नहीं लगता कि कास्ट सेंसस के बीच में अब इंटरेस्ट भी है। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि हम अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप कर देंगे और दोबारा से वही सिस्टम लागू हो जाएगा जो पहले चल रहा था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट हमने किया है, क्योंकि माइनॉरिटीज कहने का मतलब अगर भारत में कुछ है तो वो है मुसलमान। माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम, बाकी माइनॉरिटी कोई भी कांग्रेस पार्टी, कम से कम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो माइनॉरिटी का मतलब यही होता है। उन्होंने कहा है माइनॉरिटीज़ के लिए हमने मौलाना आज़ाद जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसे दोबारा से हम लागू करेंगे, यानी जो है फ्री फोकट में पैसा बांटने का काम शुरू हो जाएगा। जो काबिल है उसे नहीं दी जाएगी, जो नाकाबिल है उसे भी बस वो मुसलमान होना चाहिए। दूसरी बात, पर्सनल लॉज की पूरी आज़ादी होगी मुसलमानों के लिए। जो भी पर्सनल लॉज के अंदर वो अपना करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो पूरी आज़ादी है। देश का लॉ और देश का जो कानून है, सिविल कोड है, वो जाए भाड़ में। उसके बाद आ गया है कपड़े पहनने की पूरी आज़ादी होगी। माइनॉरिटीज़ अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं, यानी मुसलमान अपने हिसाब से कपड़े पहन सकता है। वो बुरके के साथ अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकती है। वो छोटा पजामा लगाकर अगर हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा सकते हैं, कोई मनाही नहीं होगी। मन मर्जी का काम है, जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज़ादी मिलेगी पूरी। उसके बाद उन्होंने और चीज़ की है कि चॉइस ऑफ फूड,
आप जितना चाहें, जैसा चाहें, जो चाहें वो खा सकते हैं, कोई आपको बंदिश नहीं होगी, खाने के ऊपर पूरी आज़ादी होगी। इस क्लॉज को माइनॉरिटी के अंदर डाला गया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? क्या ये चीज़ डालने लायक है? चॉइस ऑफ ड्रेस, चॉइस ऑफ फूड, क्या आप इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में लिखकर चलेंगे आप? ये ओवैसी की विचारधारा है। ओवैसी अपने मैनिफेस्टो में हमेशा लिखता है कि हैदराबाद से अगर हम नहीं जीते तो बीफ खाने पर बैन हो जाएगा। वहां के मदरसा छाप यही लिखते आए हैं आज तक। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि मुसलमानों की मानसिकता को कितना ज्यादा गिरा दिया है इन लोगों ने। एक मुसलमान जिसके लिए मैनिफेस्टो के अंदर लिखा जा रहा है कि बीफ खाना बैन हो जाएगा, क्या ये मानसिकता है? और ये लिख रहे हैं कि फूड ऑफ चॉइस, आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो आपको खाने की आज़ादी होगी। यानी अब गाय काटने की भी आज़ादी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। कांग्रेस मैनिफेस्टो के हिसाब से तो यही है कि काउ स्लॉटरिंग को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। ये हो गई है सनातनी भारत की एक असलियत, जिसे लोगों को समझना होगा। उसके बाद और भी है कि हर डिप्लोमा होल्डर को जो है 25 साल से नीचे जो ग्रेजुएट है वगैरह है, जो भी है, उसे सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। हर जो गरीब महिला है, जो गरीब परिवार है, उनकी जो श्रेष्ठ महिला है, उसे जो है 1 लाख रुपए सालाना जो है मदद की जाएगी। अब 1-1 लाख रुपए सालाना ऐसे मदद की जाएगी। साथ ही साथ फार्मर्स के लिए कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो भी उनके लोन्स हैं उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। फार्मर्स के ऊपर जितना भी जीएसटी वगैरह लगाने का सिस्टम है उसे हटा दिया जाएगा, और जितना भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन है उन्हें लागू कर दिया जाएगा। एमएसपी सभी फसलों के ऊपर लागू कर दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर एक बार देख लेना चाहिए कि जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी तो आज से 20 साल पहले आई थी, जब यूपीए की सरकार थी। तो 10 साल आपकी सरकार रही तो आपने एमएसपी उस समय लागू क्यों नहीं कर दी? ये इतने बड़े झूठे मक्कार हैं, ये इनको पता है कि एमएसपी सभी फसलों पर लागू नहीं हो सकती। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो स्वाभाविक नहीं हैं, जो प्रैक्टिकली जिन्हें नहीं लागू किया जा सकता। सभी फसलों के ऊपर लागू करने का लॉजिक ही नहीं बनता है। और अगर कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि हम इसे लागू कर देंगे सत्ता में आने के लिए केवल, और इन्हें पता है कि हम पिछले 10 साल जब सत्ता में थे तो हम इसे लागू नहीं कर पाए और ना हम इसे करना चाहते थे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये इतने बेशर्म हैं कि इन्हें पता है कि सत्ता में आना है तो हम कुछ भी करेंगे। जिस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया तो उसके बाद 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, तो इन्होंने दोबारा वापस क्यों नहीं लाया? अब ये सत्ता में आने के लिए राजस्थान में न्यू पेंशन स्कीम जो है उसे जो है रोक कर ओल्ड पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में लाने की कोशिश की और ला भी दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुल मिलाकर ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। 1 लाख रुपए सालाना इसे, 1 लाख रुपए सालाना उसे, कहने का मतलब 40-50 लाख करोड़ रुपए का ये बजट हो जाता है। कहाँ से दोगे? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सभी फसलों पे एमएसपी भी दे दी जाती है तो उसमें 12 लाख करोड़ रुपए का जो बोझ है वो सरकार के ऊपर आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? और उससे फायदा किसका होगा? किसानों का फायदा होगा उससे? ये तो कोई लॉजिक नहीं है, उससे किसी का फायदा नहीं होगा। तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र है वो सारा का सारा इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है कि भारत को बर्बाद कैसे करना है। उसे बर्बाद करने के लिए जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। सिर्फ सत्ता में आ जाएं, लोभ लालच दे दे, जैसे जालसाज केजरीवाल ने लोभ लालच देकर 400-400 रुपए की बिजली फ्री कर लोगों की उनसे वोट हासिल करने की कोशिश की है। ये वही नतीजा है। 200 रुपए की बिजली की सब्सिडी और 200 रुपए की पानी की सब्सिडी के चक्कर में अगर लोग अपना वोट बेच देंगे तो आप अंदाजा लगाइए उसका हाल क्या होगा। आज दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हुआ पड़ा है। लगता ही नहीं है कि राजधानी है। उसमें जो डेवलपमेंट के काम दिल्ली सरकार के हिस्से के थे वो बिल्कुल बदतर हालत में है। दिल्ली के बस स्टैंड को आप देख लीजिए, उसकी हालत ऐसी है कि उसमें कोई थूकने का मन नहीं करता। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि क्या बदलाव हो रहे हैं इस फ्री फोकट की राजनीति के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से संदेश उन लोगों को दे दिया है कि माधवीलता जो हैं वो बेहतरीन शासक प्रशासक होने वाली है। क्योंकि माधवीलता अगर वहां से हार भी जाती हैं हैदराबाद से, तब भी मुझे लगता है उनके लिए एक बेहतरीन जगह जो है प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे, जैसे स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने तय किया था। और माधवीलता अगर डट के लगी रहेंगी तो हैदराबाद की सीट को भी एक ना एक दिन निकाल लेंगी। हम कामना करते हैं वो इसी बार ऐसा कर पाएं, लेकिन नहीं भी कर पाए तब भी हारने की वजह से बैठने की आवश्यकता नहीं है। वो इस काम में लगी रहेंगी तो सफलता जरूर उन्हें मिलेगी। और माधवीलता ने जिस तरीके से अपना तेज कल आपकी अदालत के अंदर दिखाया है वो बेहतरीन था। मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता, आप खुद उसे देखें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक किसी को इस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं, किसी के बारे में ऐसा ट्वीट नहीं किया जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।
तो आप उसे ज़रूर देखें, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसे देखने का जो आग्रह है वो लोगों से किया है। तो अपने आप में इसके पीछे संदेश बहुत बड़ा है। ईमानदारी की छवि के साथ वो उतरी हुई एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला हैं जिन्हें देखकर आपको भी अंदर से महसूस होगा कि ऐसे ही हमारे जो आगे नेता हैं वो होने चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।